अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बिल्कुल? और ये वालेकुम स्क्रीन सलाम सर। यस सर, आपकी स्क्रीन और आवाज सर। ठीक हो गया। ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टैक्स को स्टडी किया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखा था यूजिंग अरेज एंड यूजिंग पॉइंटर्स या लिंक लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। और दिस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि वी आर गोइंग टू स्टडी रिकर्जन। एंड आफ्टर दिस आज ही के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रीज, जो कि एक और डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी, sorry. So first we are going to study recursion and then we will start with another data structure tree. आप में से किस किस को रिकर्जन के बारे में पता है? रिकर्जन क्या होती है? सर, इसमें एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा होता है और उसकी एक बेस कंडीशन होती है जिस पे जाके रिकर्जन स्टॉप होती है। जी बिल्कुल, रिकर्जन उस फंक्शन इन्वोकेशन, अगर एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, सो मोर और लेस उसको रिकर्जन कहते हैं। अ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, सो उस फंक्शन को हम एक्चुअली रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। और दिस इज वन एग्जांपल ऑफ रिकर्जन कि इसके अंदर क्या है कि एक फंक्शन है जो कि कोई पैरामीटर रिटर्न भी नहीं करता और कोई पैरामीटर एज आर्गुमेंट भी नहीं लेता, और सिंपल सी आउट करता है या प्रिंट करता है दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन, और फिर अपने आप को दोबारा कॉल कर लेते हैं। ठीक है, कोई मुझे बताएगा, हिना आप मुझे बताएंगी कि ये फंक्शन कितनी दफ़ा कॉल होगा, कितनी दफ़ा चलेगा, कितनी दफ़ा ये दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन प्रिंट होगा? सर ये इनफाइनाइट दफ़ा होगा। उसकी रीज़न क्या है कि स्टॉपिंग कंडीशन नहीं है, बार बार मैसेज कॉल होगा और दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन। तो ये कब तक चलेगा? इवेंचुअली क्या होगा कि पहली बात तो ये है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेट्स स्टडी दैट। कि नो कोड टू स्टॉप फ्रॉम रिपीटिंग, सो फंक्शन इनडेफिनेटली इनफाइनाइटली अपने आप को कॉल करता रहेगा। इट्स बिहेविंग लाइक अ फाइनाइट लूप। और एट सम वन इन टाइम क्या होगा कि दिस इज रिकर्सिव होकर एक वक्त आएगा कि आपको ये एरर मैसेज आएगा कि आउट ऑफ या स्टैक ओवरफ्लो या इस तरह का मैसेज। उसकी रीजन क्या है? स्टैक ओवरफ्लो का मैसेज क्यों आएगा? एनीवन? सर, फंक्शन अपने आप को कॉल करता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बनते जाएंगे उसके ऊपर स्टैक पे। स्टैक के ऊपर, सो बिल्कुल। एट द एंड इट विल बी फुल, सो इट विल बी ओवरफ्लोइंग। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हमें पता है कि प्रोसेस की जो एड्रेस स्पेस होती है उसमें सिस्टम स्टैक मेंटेन होती है, रन टाइम स्टैक को मेंटेन किया जाता है। और उसमें क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो उसका एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है जिसके अंदर बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, जो पैरामीटर हमने उस फंक्शन को पास किए, जो उसके लोकल पैरामीटर्स हैं, जो रिटर्न वैल्यूज हैं एंड सो ऑन। और ये फंक्शन क्योंकि अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है तो बार बार स्टैक पे एंट्री बनती जाएगी और कभी भी कोई एंट्री रिमूव नहीं होगी, कोई भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड रिमूव नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, वो एक और को फंक्शन को कॉल, यानी कि एक फंक्शन के अंदर दोबारा उसी फंक्शन की दोबारा इन्वोकेशन है। सो एक स्टैक पर एंट्री बन जाएगी, फिर दोबारा बनेगी, फिर दोबारा बनेगी, कोई भी फंक्शन रिटर्न नहीं हो रहा। सो एंट्रीज बनती जाएंगी तो एक वक्त आएगा कि स्टैक विल बी ओवरफ्लो।
सो दिस इज रिकर्सिव इसमें हम फंक्शन ये प्रिंट। बात भी कहते हैं ना कि जी स्टैक उस टाइम खाली होती है जब एक फंक्शन से बाहर हम आ जाते हैं। जी तो अब ये फंक्शन से बाहर ही नहीं आ रहे तो स्टैक भी जी एम्प्टी नहीं बिल्कुल, होगी। यही मेन रीजन है। अगर यहाँ पर कोई फंक्शन रिटर्न हो रहा होता सो उसमें ये होता कि एटलीस्ट टैग से कुछ एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स पॉप भी हो रहे होते। इस केस के अंदर कोई भी फंक्शन क्यों रिटर्न नहीं हो रहा, क्योंकि वो रिटर्न होने से पहले दोबारा अपने आप को कॉल कर लेता है। सो एक और स्टैक में एंट्री बन जाती है, वो अपने आप को रिटर्न होने से पहले दोबारा अपने आप को इन्वोक कर लेती है और एक स्टैक में और एंट्री बन जाती है। तो स्टैक विल ग्रो 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 एंड इवेंचुअली एक वक्त आएगा कि ओवरफ्लो हो जाएगी। ठीक, यू आर राइट। सो करना क्या चाहिए रिकर्सिव फंक्शन में? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देयर शुड बी सम वे टू स्टॉप द रिकर्जन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेस केस कह लें या उसको। सो ये एक और इन्वोकेशन है, रिकर्सिव फंक्शन एक और है जो अपने आप को इन्वोक करता है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि मैसेज रिटर्न तो कुछ नहीं करता ये फंक्शन, लेकिन ये एक पैरामीटर लेता है जिसको हम टाइम्स कहते हैं। और जब भी वो फंक्शन अपने आप को इन्वोक कर रहा है तो टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। सो पहली दफा सपोज अगर हमने टाइम्स को 5 पास किया, सो उसकी जो उसके बाद दोबारा रिकर्सिव इन्वोकेशन होगी तो टाइम्स क्या जाएगा उसके अंदर 4 जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा 3 जाएगा, 2 जाएगा, 1 जाएगा एंड इवेंचुअली टाइम -1 क्या होगा 0 होगा। सो जब टाइम्स 0 होगा तो ये इफ की लूप जो होगी वो क्या होगी, इफ की सॉरी स्टेटमेंट जो होगी वो क्या होगी, फॉल्स होगी एंड फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न। यू गॉट द पॉइंट कि ये फंक्शन, ये रिकर्सिव इन्वोकेशन जो मैसेज के फंक्शन की है, इट विल कंटिन्यू टिल टाइम्स जो है वो 0 हो जाए। और उस वक्त क्या होगा कि जब टाइम 0 होगा सो नाउ टाइम इज नॉट ग्रेटर देन 0, सो ये इफ की स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी एंड फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न। ठीक, सो लेट्स गो अ लिटिल बिट इन डेप्थ कि हमने मैसेज के फंक्शन को कॉल किया विद टाइम्स 5। सो पहली इन्वोकेशन क्या होगी कि टाइम 5 है, उस फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया इधर, सो अब क्या टाइम्स हो जाएगा 4 हो जाएगा एंड सो ऑन। सो यू कैन सी दिस वे कि पहली दफा 5 और फिर उसने अपने आप को कॉल किया दोबारा, मैसेज तो 4 जाएगा टाइम्स -1, फिर कॉल किया तो 3 जाएगा, फिर कॉल किया तो 2 जाएगा, कॉल किया अगेन 2 -1 1 जाएगा एंड देन 0। जब 0 जाएगा तो ये इफ की जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी एंड दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न, वो रिटर्न होगा। ठीक, सो ये रिटर्न होगा, कहाँ पर रिटर्न होगा, जो टाइम्स 1 वाला फंक्शन था यहाँ पर रिटर्न होगा। और ऑफ कोर्स उसके बाद दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न, दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न, दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न, दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न एंड दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न एंड कंट्रोल जो होगा वो वापस मिल जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? एनी क्वेश्चंस? ओके, so if you don't have any questions, so this is another example of recursive function। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब फंक्शन कॉल हुआ तो हम प्रिंट करवा रहे हैं मैसेज कॉल्ड विद टाइम्स की जो भी वैल्यू है। उसके बाद हमारी लूप है कि इफ टाइम इज ग्रेटर देन 0, सो हम वहां पर क्या प्रिंट करवा रहे हैं, दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन। और हम जब उसको रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं फंक्शन को तो क्या कर रहे हैं, टाइम्स को डिक्रीमेंट कर रहे हैं कि अगर 5 था तो 4 को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। और जब ये फंक्शन रिकर्जन से वापस आएगा, जब ये टाइम्स -1 की जो रिकर्जन है रिटर्न होगी, सो वी आर गोइंग टू प्रिंट 2 मोर स्टेटमेंट्स, मैसेज रिटर्निंग विद कि क्या टाइम्स है। ठीक है, क्लियर? आउटपुट क्या होगा? सो सबसे पहले दिस इज एक्चुअली द, वेट अ मिनट मैं इसको कुछ यूं करता हूं। ठीक है, सो एक्चुअली ये फंक्शन है मैसेज वाला। सो जब सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा कि टाइम्स हमने क्या पास किया 5, सो टाइम्स इज 5, व्हाट इज गोइंग टू प्रिंट टू बी प्रिंटेड,
मैसेज कॉल्ड विद 5 इन टाइम्स, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट होगी। उसके बाद इफ सक्सेसफुल होगी क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 0, सो क्या कॉल होगा, दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन, ये प्रिंट होगा। उसके बाद ये फंक्शन अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करेगा, सो क्या कॉल करेगा, विद द पैरामीटर 4 टाइम्स -1। तो इसकी दोबारा जो इन्वोकेशन होगी तो अगेन अब क्या प्रिंट होगी, पहली स्टेटमेंट मैसेज कॉल्ड विद 4 इन टाइम्स, ये वाली जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 लेट्स से इसको हम कहते हैं दिस स्टेटमेंट 1 टाइम्स इज ट्रू, सो सी आउट क्या होगा, अगेन स्टेटमेंट 2 सी आउट होगी, दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन, और ये अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करेगा टाइम्स, क्योंकि 4 है तो ये किससे क्या कॉल करेगा, टाइम्स 3 के साथ। सो अगेन इसकी स्टैक पे एंट्री बनेगी, एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, और इसमें टाइम्स एज अ पैरामीटर क्या पास होगा, 3। So again first line will be printed message called with 3 in times, and then the second ये if के अंदर जो statement है that is going to be printed, this is a recursive function, और ये अपने आप को कॉल करेगा with the times value 2. So again first statement is going to be printed message called with time with 2 in times, and second statement क्योंकि if की statement is still true क्योंकि 2 is greater than 0, so again this is a recursive function is going to be printed. उसके बाद ये अपने आप को दोबारा कॉल करेगा विद टाइम्स 1, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, स्टेटमेंट 1 इज गोइंग टू बी प्रिंटेड मैसेज कॉल्ड विद 1 इन टाइम्स, एंड ऑफ कोर्स 1 इज ग्रेटर देन 0, सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो गोइंग टू बी प्रिंटेड, दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन, और ये फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करेगा विद टाइम्स 1 -1 क्योंकि टाइम्स की भी वैल्यू 1 है, तो 1 -1 0। सो जब 0 होगा, नाउ this is first statement is going to be printed certainly the message called with 0 in times, but ये if की statement अब true नहीं होगी, so now this is a recursive function is going to be printed, second statement print नहीं होगी, message अपने का function अपने आप को recursively call भी नहीं करेगा, but what is going to be printed, statement 3। so इन दोनों statements को हम statement 3 कह देते हैं। so message returning with 0 in times क्योंकि time की value 0 है, so this is going to be returned। जब ये रिटर्न होगा, so कहां से एग्जीक्यूशन शुरू होगी, प्रीवियस इंस्टेंस में यहां से, क्योंकि यहीं से मैसेज कॉल हुआ था, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी प्रिंट होगी, यहां पर स्टेटमेंट नंबर 3 मैसेज रिटर्निंग विद 1 इन टाइम्स, और उसके बाद ये फंक्शन होगा रिटर्न, और एग्जीक्यूशन ये वाली स्टेटमेंट होगी स्टेटमेंट 3 की कि मैसेज रिटर्निंग विद 2 इन टाइम्स एंड दिस कंटिन्यूस। ठीक है, क्लियर है, एनी क्वेश्चन? क्लियर है। क्लियर है, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, तो टिपिकली जब भी हम रिकर्जन यूज करते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमारा एक बेस केस होना चाहिए एंड कन्वर्जेंस टू द बेस केस भी होना चाहिए। अगर मैं ये वाली एग्जांपल लेकर आऊं, फॉर एग्जांपल दिस वन, सो इसमें बेस केस क्या है कि जब टाइम्स की वैल्यू 0 हो गई या 0 से छोटी हो गई, और कन्वर्जेंस कैसे हो रही है, जब भी हम मैसेज के फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करते हैं हम टाइम्स को डिक्रीमेंट करें, सो वी आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द बेस केस, जो कि ये है कि टाइम इज लेस देन 0, यही बेस केस है ना, क्योंकि एज लॉन्ग एज टाइम इज ग्रेटर देन 0, सो क्या है कि हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे। तो बेस केस इस केस में क्या हुआ कि टाइम इज नॉट लेस देन बट रादर टाइम इज इक्वल टू और लेस देन 0, ये हमारा बेस केस है। क्लियर है? सो टिपिकली दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर आपका बेस केस नहीं होगा, कन्वर्जेंस टू द बेस केस नहीं होगा, सो रिकर्जन विल बी इंडेफिनेट। और अगेन कन्वर्जेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं हमेशा यहाँ पर टाइम्स ही सेंड करता जा रहा हूँ, उसको डिक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ, सो अगेन ये रिकर्जन कभी भी एंड नहीं होगी। उसकी रीजन ये है कि मैंने बेस केस तो डिफाइन कर दिया है, या इसको इस फंक्शन में ले जाते हैं, यहाँ पर मैंने बेस केस तो डिफाइन कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पर उसको कन्वर्ज नहीं कर रहा हूँ, हमेशा टाइम ही पास कर रहा हूँ, तो हमेशा 5 5 5 5 5 या जो भी मेरी टाइम की ओरिजिनल वैल्यू है वही पास होती रहेगी, तो बेस केस कभी भी रीच नहीं होगा। सो कन्वर्जेंस टू द बेस केस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एक्सक्यूज मी सर, जी
सर कुछ स्टूडेंट्स मीटिंग ज्वाइन करने की कोशिश करें लेकिन ज्वाइन हो नहीं सक रही, आप काइंडली अलाउ कर दें उन्हें। जी मैंने कर दी। जी सर, थैंक यू। ओके, बट ये चीज समझ आ गई कि बेस केस एंड कन्वर्जेंस टू द बेस केस, ठीक है। सो टिपिकली अगर हम बेस केस नहीं डिफाइन करते हैं या कन्वर्जेंस नहीं डिफाइन करते तो वी विल गो टू इनफाइनाइट रिकर्जन लूप। टिपिकली रिकर्जन का फायदा क्या होता है और रिकर्जन किन चीजों को सॉल्व करने के काम आती है? उन केसेस में जहां पर आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम है हम उसको स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं, हम उन स्मॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और उनके समहाउ रिजल्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो बेस केस क्या होता है कि हमारा ट्रिवियल केस होता है, द वेरी बेस केस। और रिकर्सिव केस क्या होता है कि जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम है हमने उसको स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें और फंक्शन रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज? मैं आपको इसकी एग्जांपल क्या दूं? फॉर एग्जांपल एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है जिसको हम कहते हैं मर्ज सॉर्ट। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन उसका बेसिकली आइडिया क्या होता है कि आपने बहुत बड़ी अरे को सॉर्ट करना है। तो आप क्या करते हैं कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, इसको अलग रिकर्सिवली कॉल करते हैं टू सॉर्ट, इसको अलग रिकर्सिवली कॉल करते हैं टू सॉर्ट। तो ये जो रिकर्सिव कॉल होती है जिसमें इसे सॉर्ट करना है उसको इसको फर्दर डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, अगेन रिकर्सिवली कॉल करते हैं टू सॉर्ट, अगेन रिकर्सिवली कॉल करते हैं। इवेंचुअली आपका बेस केस क्या होता है कि जब आपके पास एक अरे में एक ही एलिमेंट रह जाए, ठीक है। सो जब एक अरे में एक ही एलिमेंट रह जाए तो उसका क्या मतलब होता है कि ट्रिवियली वो एक ही एलिमेंट आ गया किसी अरे में, सो ट्रिवियली वो क्या है, एलिमेंट सॉर्टेड है। क्लियर? और उसके बाद क्या होता है कि जब रिकर्जन रिटर्न होती है तो आप उनके रिजल्ट्स को कंबाइन करना शुरू कर देते हैं, मर्ज करना शुरू कर देते हैं। सो वी हैव टू कंबाइन द रिजल्ट्स। सो इसीलिए इसको मर्ज सॉर्ट कहते हैं कि रिकर्सिवली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पूरी अरे को हमने सॉर्ट करना था, हमने उसको स्मॉल हिस्सों में डिवाइड करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं टिल वी रीच बेस केस, जहां पर सिर्फ इसका मतलब है कि एक अरे में एक ही एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट इज देयर विच इज अ बेस केस जो कि ट्रिवियली सॉर्ट हो रहा है। और उसके बाद जब रिकर्जन हमारी रिटर्न हो रही है सो वी आर कंबाइनिंग द रिजल्ट्स, के दो रिकर्जन जब रिटर्न हुई सो हमने उनके रिजल्ट्स को कंबाइन कर लिया या मर्ज कर लिया, एंड दिस कंटिन्यूज टिल जब यहाँ पर रिकर्जन एंड होगी तो ये हमें क्या देगी, ये वाला पार्ट सॉर्टेड देगी और ये वाला पार्ट सॉर्टेड देगी और हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। क्लियर? सो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हमने स्मॉल हिस्सों में डिवाइड करते जा रहे हैं, इवेंचुअली वी रीच द बेस केस और जब उनका जो रिजल्ट्स हैं वो हम मर्ज करते जा रहे हैं। सो दिस इज वन क्लासिकल एग्जांपल वेयर वी कैन यूज रिकर्जन। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। Okay. So if you don't have any questions, so let's do some examples. So binary search, कोई मुझे बताएगा binary search क्या होती है? हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। समन आप बताएंगी? सर बाइनरी सर्च में हम लोग इंडेक्सेस को कंपेयर करते हैं और उसको पे स्वैप करके उसको असेंडिंगली या डिसेंडिंगली अरेंज करते हैं। सनम वो सॉर्टिंग है समन। सॉर्टिंग बाइनरी सर्च और सॉर्टिंग में डिफरेंस होता है। सॉर्टिंग में जी मिड को हम लोग असाइन करते थे और फर्स्ट और लास्ट को डिवाइड बाय 2 करके उससे मिड हमें मिल जाता था। जी सो हमने तो उसके थ्रू हम लोग जो है तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग उसको कर देते हैं। नहीं, पार्टली यू आर राइट, पार्टली यू आर रॉन्ग। पहली बात तो ये है कि हम ये अजम्पशन है कि हमारी अरे जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तभी हम सर्च कर सकते हैं यूजिंग बाइनरी सर्च, अदरवाइज नहीं। सो ये तो प्री कंडीशन है कि सॉर्टेड डेटा होना चाहिए। और आइडिया ये है कि हमने सर्च करनी है वैल्यू को, जो भी हमें वैल्यू मिली हुई है। सो हम करते क्या है कि हम मिडल एलिमेंट पर जाते हैं। मिडल एलिमेंट कैसे मिलती है? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, और फिर हम देखते हैं कि जो हमारी वैल्यू है वो मिडल से कम है या ज्यादा। अगर वो मिडल से कम है तो इसका मतलब है कि हमें इस पार्ट में सर्च करना है। सो हम इस पार्ट में अगेन हम मिडल एलिमेंट को फाइंड करते हैं और फिर वैल्यू को कंपेयर करते हैं। सो अगर वैल्यू लेट्स अज्यूम ज्यादा है मिडल से तो इसका मतलब है कि हमें इस पार्ट में सर्च करना है, और फिर अगेन हम मिडल एलिमेंट को सर्च करते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल वैल्यू इज इक्वल टू मिडल, सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो वैल्यू
मिल गई जिसे हम सर्च कर रहे थे, और अगर नहीं मिली तो अगेन आइदर यू स्टार्ट सर्चिंग इन द लेफ्ट साइड और द राइट साइड। तो इसका फायदा क्या होता है कि हमें सर्चिंग करने में, फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू कम थी मिडल से, सो हम इस पार्ट में सर्च करें, ये पूरे का पूरा पार्ट हमने क्या कर दिया, प्रून कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। सो इस पार्ट में किसी भी एलिमेंट से हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी सर्च। क्यों बाइनरी सर्च? कि एट एनी पॉइंट इन टाइम हम अरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो पार्ट होता है जिसमें हमें सर्चिंग कंटिन्यू करनी है, और एक वो पार्ट होता है जिसे हमें एक्सप्लोर या जिसमें सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है ये चीज? कोई पॉइंट है यहाँ पर तो बता दें। ठीक। सो हमने इसका आइटरेटिव एल्गोरिथम पढ़ा था जो हमारा सर्चिंग का चैप्टर था। सो इसके एल्गोरिथम को हम रिकर्सिवली भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम कैसे बाइनरी सर्च को रिकर्सिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगेन बाइनरी सर्च का जो एल्गोरिथम है उसको हम क्या पास करें, अरे जिस पे बाइनरी सर्च करनी है, जिस पे हमने सर्च करना है, वो वैल्यू जो हम सर्च कर रहे हैं उस अरे का फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स एंड लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स। ऑफ कोर्स शुरू में जब पहली दफा ये फंक्शन कॉल होगा तो फर्स्ट इज 0 एंड लास्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1, उसका जो लास्ट इंडेक्स है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने मिड एलिमेंट कैलकुलेट किया, और वो कैसे हुआ, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। सो अगर फर्स्ट इज 0 एंड लास्ट इज 10 है तो फर्स्ट 0 + 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या चीज आएगी, 5। सो 5 इस केस के अंदर मिडिल इंडेक्स है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। अब क्या है, ऑफ कोर्स हमारे 3 केसेस हो सकते हैं कि मिड के ऊपर जो एलिमेंट पड़ी हुई है वही है जो हम चूज करें। इसके अंदर हम सिंपल रिटर्न कर देंगे मिड का इंडेक्स, यहाँ हमें सर्च कर लिया। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो मिड की वैल्यू है वो जो हम, या मिड की जो एलिमेंट है जो हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं उससे कम है। इस केस के अंदर हमें किस पार्ट में सर्च करनी है, कि अगर ये मिड है और जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो ज्यादा है तो हमें इस पार्ट में सर्च करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे, लेकिन हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा, मिड +1, कि हमने इन दो इंडेक्सेस के दरमियान सर्च करना है। तो लास्ट ही रहेगा, फर्स्ट को हमने मिड +1 कर दिया कि इस साइड के ऊपर अब हमें सर्च करना है। अगर वैल्यू कम है, तीनों ही केस हो सकते हैं ना, या तो ये वाली वैल्यू है, या ज्यादा है तो हमने इस सर्च में, या कम है। तो कम के केस में क्या होगा कि फर्स्ट ही रहेगा, फॉर एग्जांपल 0 है अगर इंडेक्स तो 0 ही रहेगा, और लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, वो मिड -1। मिड -1 क्यों मिड तो हम चेक कर चुके हैं, मिड पर वैल्यू सेम नहीं है। सो अब ये एरिया है जिसके अंदर हमें सर्च करनी है, तो हम इस साइड पर रिकर्सिवली इसको कॉल कर लेंगे। क्लियर है ये चीज कि रिकर्सिव कॉल कैसे हो रही है, कि अगर वैल्यू ज्यादा है, सो अगेन हमने बाइनरी सर्च को रिकर्सिवली कॉल किया, हमने फर्स्ट को मिड +1 कर दिया और लास्ट एज इट इज रह गया, यानी कि ये वाला पार्ट। और अगर वैल्यू कम है सो हमने फर्स्ट को एज इट इज रहने दिया और लास्ट को मिड -1 कर दिया, यानी कि ये वाला पार्ट, और रिकर्सिवली हमने कॉल कर दिया। क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? तो इट मींस कि अगर हम लोगों ने रिकर्जन अप्लाई करनी है तो हम लूप्स को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे हम लोग वो फॉर लूप वगैरह यूज कर रहे थे और वाइल कर इस रहे थे, केस के अंदर तो हम हमने उनको loop अवॉइड करते हुए रिकर्जन avoid कर को। दिया जी, क्योंकि रिकर्सिव है ना, कि आइदर आपने एक डायरेक्शन में सर्च करना है या दूसरे डायरेक्शन में सर्च करना है। सो इट्स वेरी इजी कि आपके फर्स्ट और लास्ट के इंडेक्स को चेंज करते जाएं एंड यू कैन डू रिकर्सिव। इसमें अभी भी एक चीज और सर मिसिंग है इसमें आपको। पैरामीटर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ना? जी, इसमें पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट और लास्ट को आप अगर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे, यहाँ पर मिड +1 नहीं कर रहे या मिड -1 नहीं कर रहे, तो आपकी रिकर्जन सही तरह काम नहीं करेगी। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, क्या हमने बेस केस डिफाइन कर दिया? एक बेस केस तो यही है कि हमें वो वैल्यू मिल जाए, लेकिन एक और बेस केस भी तो है ना कि वैल्यू ना मिले, है कि नहीं है? यस सर। वो कैसे डिफाइन करेंगे? वो ये था कि हमने वहां पर भी देखा था, इसकी जो आइटरेटिव इंप्लीमेंटेशन थी, कि अगर फर्स्ट का इंडेक्स लास्ट के इंडेक्स से ज्यादा हो जाता है, सो अगेन वी आर गोइंग टू रिटर्न -1। सो ये रिकर्सिवली चलती रहेगी अनलेस और अनटिल आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, आप उसको रिटर्न कर देंगे, ये वाली कंडीशन या इफ की स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, या ये होगा कि फर्स्ट का जो इंडेक्स है वो लास्ट के इंडेक्स से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट का इंडेक्स लास्ट के इंडेक्स से कम होना चाहिए। जब ज्यादा हो जाएगा तो अगेन दिस इज योर बेस केस, जहां पर आप -1 रिटर्न कर देंगे। -1 का मतलब क्या होगा कि कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जहां पर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है।
एनी क्वेश्चन? ये आपकी बाइनरी सर्च की रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन है। इसके आइटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन हम ऑलरेडी सर्च के चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। एनी क्वेश्चन? Okay. So if you don't have any questions, so let's move forward. So let's do another example. Factorial. Factorial क्या होता है? अगर हम n factorial करते हैं तो इसका क्या मतलब है? या let's assume n को छोड़ें, हम 8 factorial करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये मतलब होता है ना कि सारों को हम मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह n का मतलब क्या होता है n फैक्टोरियल का? कि n फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू चलते चलते 1 फैक्टोरियल तक। और 1 फैक्टोरियल का क्या आंसर होता है? 1 ही होता है। सो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। सो मैथमेटिकली हम फैक्टोरियल की डेफिनेशन को इस तरह कर सकते हैं ना कि इफ n इज 1 या 1 से नीचे तो आंसर क्या होगा? 1 ही होगा। एंड इफ n इज ग्रेटर देन 1, सो क्या होगा कि n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल 8 फैक्टोरियल क्या हुआ? 8 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 8 माइनस 1 का फैक्टोरियल। 8 माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 7 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर? यस सर। सो ये उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है किसकी? फैक्टोरियल की। अगर हमें इसका कोड लिखना हो और रिकर्सिव कोड लिखना हो, सो हम कैसे लिख सकते हैं? बहुत सिंपल है, यही मैथमेटिकल डेफिनेशन एज इट इज कोड में चली जाएगी कि फैक्टोरियल का फंक्शन है जो कि रिटर्न क्या कर रहे हैं? इंट, जो कि आपका रिजल्ट है, और इसको हम इनपुट क्या कर रहे हैं कि जिसका हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। अगर n जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है तो हम रिटर्न क्या कर देंगे? 1। एल्स अगर 1 नहीं है या 1 से कम नहीं है तो हम क्या करेंगे? रिटर्न क्या करेंगे कि n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। सो ये रिकर्सिवली अपने आप को दोबारा फंक्शन कॉल कर लेगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसको n से मल्टीप्लाई करके आंसर रिटर्न कर देगा। क्लियर? सो दिस इज द रिकर्सिव फंक्शन ऑफ फैक्टोरियल। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी ड्राई देख लेते हैं। तो ये आपका फंक्शन है। लेट्स अज्यूम हमने इसको कॉल किया विद फैक्टोरियल ऑफ 5। तो क्या होगा? सबसे पहले ये फंक्शन इन्वोक होगा फैक्टोरियल 5 से। ऑफ कोर्स n इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1, तो आपकी एल्स की स्टेटमेंट आ जाएगी। सो क्या होगा? 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस 1। सो दोबारा फैक्टोरियल 4 के साथ कॉल हो जाएगा, ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि अगेन 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या होगा कि 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 के साथ फंक्शन रिकर्सिवली कॉल हो जाएगा। इसी तरह फैक्टोरियल ऑफ 2 के साथ कॉल होगा 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। जब फैक्टोरियल ऑफ 1 के साथ कॉल होगा, नाउ n इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये रिटर्न क्या करेगा? 1 रिटर्न करेगा। इसका आंसर 1 आएगा, रिटर्न होगा। सो 2 इंटू 1 2 आ गया, रिटर्न हुआ। 3 इंटू 2 6 आंसर आ गया, रिटर्न हुआ। 4 इंटू, बल्कि इसको कर देते हैं, रुके इसको मैं बल्कि सो फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न होगा, तो यहां पर 1 आ जाएगा। 1 इंटू 2 रिटर्न क्या हुआ? 2 हो गया। 3 इंटू 2 रिटर्न क्या हुआ? 6। 6 इंटू 4, जो फैक्टोरियल 3 का रिटर्न क्या हुआ? 6 आया ना, तो 6 इंटू 4 24। फैक्टोरियल 4 का क्या रिजल्ट आएगा? 24। सो 5 इंटू 24 120। सो इवेंचुअली फैक्टोरियल 5 क्या रिटर्न करेगा? 120। क्लियर? एनी क्वेश्चन? ओके।
So this is one example of factorial की recursive implementation का. लेकिन यही हम factorial को अगर रिकर्सिवली कॉल करें इस फंक्शन को, लेट्स अज्यूम हमने जावा में ये इंप्लीमेंट किया फंक्शन और हमने क्या किया कि फैक्टोरियल ऑफ 10,000 कॉल किया. सो हमें ये स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा. उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि बहुत ज्यादा रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स हुई. ऑफ कोर्स फैक्टोरियल का जो फंक्शन है उसमें बेस केस हमने डिफाइन किया है. अगर आप इसको देखें कि दिस इज द बेस केस, लेकिन आपको पता है ना कि हर पॉसिबल वैल्यू के लिए रिकर्जन हो रही है. सो 10,000, फिर 9,099, फिर 9,098, फिर 9,097, फिर 9,096 एंड सो ऑन. सो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 एंट्रीज बनेगी. जैसे ये देखें ना, हर पॉसिबल वैल्यू के लिए 1 डिक्रीमेंट करके रिकर्जन हो रही है. सो प्रॉब्लम क्या होगी कि 10,000 के साथ अगर आप कॉल करेंगे तो स्टैक पर कितने एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स एक वन आफ्टर अनदर कॉल होंगे? 10,000. उसके बाद बेस केस आएगा और रिकर्जन आपकी रिटर्न होना शुरू होगी. सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स जब स्टैक पे बनेंगे तो एट सम वन इन टाइम स्टैक विल बी ओवरफ्लो. इतना ज्यादा स्टैक में स्पेस नहीं होगी. आपको जो प्रोसेस को जो एड्रेस स्पेस एलोकेट हुई है उसमें इतनी जगह नहीं होगी और आपको स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा. ठीक है. सो रिकर्सिव फंक्शन जब भी आप कॉल करें तो देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी कि अगर बहुत लंबी रिकर्जन है तो स्टैक ओवरफ्लो हो सकता है. ठीक. और कितनी जल्दी स्टैक ओवरफ्लो होगा वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने लोकल वेरिएबल्स उस फंक्शन में डिक्लेयर किए हुए हैं, कितने आप पैरामीटर्स उसको पास करते हैं एंड सो ऑन. क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन रिकॉर्ड में मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड में ये सारी चीजें स्टोर हो रही होती हैं. जब भी स्टैक पर कोई एंट्री बनती है, लोकल पैरामीटर्स जो पास हुए हैं उसकी रिटर्न वैल्यूज क्या हैं एंड रजिस्टर्स की वैल्यूज एंड सो ऑन. ठीक है. अगर हमने स्टैक ओवरफ्लो को ओवरराइड करना तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन जावा एंड अदर लैंग्वेजेस के जब आप कंपाइल करें तो आप उसका प्रोसेस एड्रेस स्पेस को के साइज को थोड़ा सा बढ़ा दें कि आपके स्टैक में ज्यादा स्पेस हो, स्टैक को ज्यादा जगह मिले, ज्यादा देर बाद स्टैक ओवरफ्लो हो. बट दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन. ठीक. सो ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं कि जो रिकर्सिव फंक्शन हमने फैक्टोरियल कैलकुलेशन के लिए बनाया है इसकी जगह हम एक आइटरेटिव फंक्शन बनाएं और वो बहुत सिंपल होगा. एक फॉर की लूप लगेगी और वो क्या करेगी? n से शुरू होगी while x is greater than 0 और हम क्या कर रहे होंगे? हम मल्टीप्लाई करते जा रहे होंगे. x की वैल्यू n है तो मल्टीप्लीकेशन n होगी, फिर x की वैल्यू n-1 होगी तो फिर n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वो n-2, n-3 so on till multiplication by 1 और ये उसका आंसर यहाँ पर हम दे देंगे. सो इट्स जस्ट वन फॉर की लूप. क्योंकि हमने क्या करना है? फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल क्या होता है? 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. सो ये हम 4 की लूप रिवर्स ऑर्डर में लगा रहे हैं और सारा जो रिजल्ट आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का वो हमने फैक्टोरियल एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करते जा रहे हैं और हम एट द एंड रिटर्न कर देंगे. सो ऑफ कोर्स दिस आइटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन इज मच मोर एफिशिएंट इन कंपैरिजन टू द रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैक्टोरियल. लेकिन अच्छी बात क्या है कि रिकर्सिव इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द मैथमेटिकल डेफिनेशन, कि जो मैथमेटिकल डेफिनेशन थी हमने एज इट इज उसको कोड कर दिया था यहाँ पर. whereas iterative is more efficient, but of course ये मैथमेटिकल डेफिनेशन को उस तरह डायरेक्टली हम कोड नहीं कर सकते. ठीक. कोई क्वेश्चन so far? If you have any question, you can ask. No, sir. Okay. So if you don't have any questions, so let's move forward. कुछ हमने अच्छा इसके अलावा इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं. फिबोनाची सीरीज हैं और बहुत सी प्रैक्टिस के लिए अगर आपको चाहिए क्या हाउ टू क्रिएट रिकर्सिव फंक्शंस, सो यू कैन डू दैट. यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर. ठीक है. सो दो एग्जांपल्स हम करेंगे. काउंटिंग नंबर ऑफ नोड्स इन अ लिस्ट and displaying the nodes in reverse order. So let's first focus on counting number of nodes in a list. So अगर हमारी ये लिस्ट है and let's assume ये singly linked list है, हमें ये काउंट करना है कि इसमें नोड्स कितनी है. हेड ऑफ कोर्स फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा. So what we have to do
कि इसके अंदर कितनी नोड्स हैं, हमें एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है, ठीक है। सो वो रिकर्सिव फंक्शन हम लोग कैसे बना सकते हैं, कोई आइडिया है आपके ज़हन में? आमना आप बताएंगे? नहीं करें मोहम्मद, नहीं करें। सर क्वेश्चन रिपीट करें। हमारी एक लिंक लिस्ट है, सिंगल लिंक लिस्ट, एंड में नल है, हेड उसको पॉइंट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट को, हमने काउंट करना है नंबर ऑफ नोड्स इन दिस लिस्ट और रिकर्सिव फंक्शन बनाना है जो काउंट करे। कोई और बताएगा? सफा आप बताएंगे? सर एक्चुअली सर इसमें अगर हम लोग सम ले रहे हो तो जैसे हम उसमें फॉर लूप लगाते हैं कि हमारा सम इज इक्वल टू सम प्लस जो हमारा नंबर आ रहा होता है, तो हम उस केस में रिकर्जन यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। एनीवन एल्स? आमना आप के पास कोई आइडिया है? नो सर। ओके। सर जब तक नल नहीं आता तब तक नेक्स्ट करते रहे। और साथ में काउंटर को इंक्रीमेंट करें। जी, आप तीनों ने सही कहा कि लेट्स अज्यूम इस फंक्शन का नाम है काउंट नोड्स। इस काउंट नोड के फंक्शन को हम सबसे पहले किस तरह कॉल करेंगे, इसमें हेड पास करेंगे, द फर्स्ट एलिमेंट जब हम कॉल कर रहे होंगे, और ऑफ कोर्स उसको हमने पॉइंटर पास किया। अब ये क्या कर रहा है कि इफ नोड पॉइंटर इज नल, सो आप रिटर्न कर देंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप नल पर पहुंच गए हैं तो ऑफ कोर्स वो कोई नोड नहीं है, सो यू आर जस्ट गोइंग टू रिटर्न 0। बट इफ एक वैलिड नोड है, सो आप क्या करें, जैसे लेट्स अज्यूम हेड से शुरू करते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नोड पॉइंटर इज नॉट नल, नोड पॉइंटर अभी किसको पास पॉइंट करे, इसको पॉइंट करे। सो 1 प्लस, क्योंकि हेड ऑफ कोर्स 1 है, हमने दोबारा इसको रिकर्सिवली कॉल कर दिया, लेकिन अब किस तरह किया, नोड पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। सो जो इन्वोकेशन होगी वो क्या होगी, जो दोबारा ये फंक्शन जब कॉल होगा तो नोड पॉइंटर किधर पॉइंट कर रहा होगा, इधर, क्योंकि हमने डॉट नेक्स्ट के साथ किया। सो अगेन नोड पॉइंटर इज नॉट नल, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने प्लस 1 प्लस उसको कॉल किया था, सो अगेन 1 प्लस, क्योंकि ये एक नोड है, अगेन हमने इसको रिकर्सिवली कॉल कर दिया नोड पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। सो अब दोबारा रिकर्सिवली कॉल हुआ, नोड पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहे हैं, और अगेन नोड पॉइंटर इज नॉट नल, सो 1 प्लस हमने दोबारा इसको कॉल कर दिया रिकर्सिवली नोड पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। तो अब नोड पॉइंटर इधर कॉल करना पॉइंट करना शुरू कर दिया, नोड पॉइंटर इज स्टिल नॉट नल, सो 1 प्लस अगेन हमने इसे कॉल कर दिया नोड पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। तो अब नोड पॉइंटर किधर पॉइंट करना शुरू कर दिया उसने, अब नोड पॉइंटर ने पॉइंट कर दिया है नल को, ठीक है। दोबारा कॉल हुआ फंक्शन, अब ये वाली इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई, एल्स में चले गए, रिटर्न क्या होगा 0। सो यहां से जब रिटर्न हुआ, सो आप इधर आए, यहां पर क्या रिटर्न हुआ 0। सो 1 प्लस 0 क्या होता है 0, 1 प्लस 0 क्या होता है 1। सो ये रिटर्न क्या होगा 1 रिटर्न हुआ, 1 प्लस 1 2 होता है, सो रिटर्न क्या होगा इस कॉलिंग फंक्शन में 2। सो 1 प्लस 2 3 होता है, सो रिटर्न क्या होगा यहाँ पर 3। 1 प्लस 3 4 होता है, सो ये फंक्शन एट द एंड रिटर्न क्या करेगा 4। सो कितनी नोड्स थी 4। सो दिस इज अ रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन फॉर काउंटिंग द नोड्स इन द लिस्ट, ठीक है। सर इसमें एक चीज क्लियर नहीं हुई, जो आपने रिटर्न करवाया है 1 प्लस काउंट नोड्स, सर ये 1 क्यों ऐड हो रहा है इसमें? क्योंकि वो नोड अपनी भी तो उसकी एक एंटिटी है ना। जब पहली दफा जब आपने कॉल किया हेड के साथ, सो ये एक नोड है ना 1, सो 1 प्लस यस सर, और कितनी नोड्स हैं, सो हमने रिकर्सिव कॉल की नोड पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। सो अब जब कॉल हुई, सो
वो इधर पॉइंट कर रहा था। सो अगेन ये 1 नोड है, 1 प्लस आगे कितनी नोड्स हैं, सो हमने उसको रिकर्सिवली कॉल किया। क्योंकि देखें जब नल पर जाएगा ना तो क्या रिटर्न करेगा, 0। सो 0 प्लस जो इस नोड का अपना 1 है, सो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1। सो उसने रिटर्न क्या किया, यहाँ पर 1 के इससे आगे एक नोड है, सो ये ऑलरेडी 1 था, वहां से आगे से कितनी नोड्स रिटर्न हुई, 1। सो ये क्या हो जाएगा, 2। ये अब 2 है और ये इस नोड का अपना 1, ये वाला 1 जो आता है, और आगे कितनी नोड्स हैं, 2। सो रिटर्न क्या होगा, 3 एंड सो ऑन। सर बेसिकली नेक्स्ट में तो आपकी आवाज कट रही है। हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास नोड होती है सिर्फ उसका एड्रेस पड़ा होता है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट रिकर्सिवली जा रहे हैं ना। देखिए हर नोड क्या कर रही है, सर हर नोड खुद भी ऐड हो रही है और अपने से नेक्स्ट वालों की भी बता रही है कि इतनी नोड्स लेफ्ट है। ये आपकी लिंक लिस्ट है, ठीक है। जब पहले ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा तो नोड पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। सो ये खुद एक नोड है कि नहीं है, सो 1 प्लस किया और रिकर्सिवली कॉल कर लिया नोट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। नोट पॉइंटर रिकर्जन में इसको कॉल कर रहा है। सो यहाँ पर जो प्लेस होल्डर होगा वो रिटर्न कहाँ से आएगा, जब ये रिकर्सिव कॉल रिटर्न होगी। सो इसको ये तो पता है कि मैं खुद एक नोड हूं, इसको ये नहीं पता कि नेक्स्ट कितनी नोड्स पड़ी हुई हैं। तो इसलिए उसने यहाँ पर प्लेस होल्डर रखा जो रिटर्न होगा और उसने नोट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट पर कॉल कर दिया, ठीक है। जब नोट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट कॉल हुआ तो अगेन नोट पॉइंटर नल नहीं है, तो ये खुद तो एक नोड है 1 प्लस, फिर इसने प्लेस होल्डर रखा कि इसको नहीं पता इससे आगे नोड है, नल है, क्या है, और अगेन उसने रिकर्सिवली कॉल कर दिया नोट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट को। सो नोट पॉइंटर इधर आ गया, ठीक है। दोबारा फंक्शन कॉल हुआ, सो 1 खुद तो ये एक वैलिड नोड है, प्लस प्लेस होल्डर के काउंट नोट करो इससे आगे कितनी नोड्स हैं। सो नोट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट पर कॉल किया, दोबारा रिकर्सिव कॉल आई, वो खुद तो एक नोड है प्लस अब उसको आगे नहीं पता कि प्लेस होल्डर रखा और कॉल किया नोट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। नोट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट अब नल हो गए। जब रिकर्सिव कॉल आएगी तो इफ की स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, रिटर्न क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि नल का मतलब है कोई नोड नहीं है, तो रिटर्न यहाँ पर क्या हुआ, इस प्लेस होल्डर में 0। तो इसको पता चल गया कि इसके आगे कोई नोड नहीं है, मैं एक खुद तो नोड हूं, मेरे आगे नल है, कोई नोड नहीं है। अब ये रिटर्न क्या करेगी, 1 प्लस 0 1। सो इसको पता चल गया कि इसके आगे रिकर्जन से जो वैल्यू आई है वो 1 है, इससे आगे एक ही नोड है और खुद एक नोड है। सो ये रिटर्न क्या करेगी, 1 प्लस 1 2 इस प्लेस होल्डर में जो रिटर्न होगी। अब इसको पता चल गया इसके आगे 2 नोड्स हैं और खुद ये एक खुद नोड है, तो ये रिटर्न क्या करेगी, 3। अब इसको पता चल गया कि इसके आगे 3 नोड्स हैं और खुद एक ये नोड है, ये रिटर्न क्या करेगी, 4। क्लियर हुआ? यस सर। इसमें बेस केस क्या है, क्या मुझे बताएगा सर कि हमारा नल पॉइंटर जो है वो नल के इक्वल ना हो। हाँ, नल के इक्वल ना हो, क्योंकि उस केस में आप रिटर्न कर देते हैं, रिकर्जन नहीं करते, रिटर्न कर देते हैं 0। यस सर। नाउ दूसरी जो हमने एग्जांपल करनी थी, डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ द लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। कि ये लिस्ट है, इसमें फॉर एग्जांपल x पड़ा हुआ है, इसमें a पड़ा हुआ है, इसमें p पड़ा हुआ है, इसमें q पड़ा हुआ है, एंड इसके आगे नल है। सिंगली लिंक लिस्ट है, लेट्स अज्यूम, और हेड फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। सो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं कि पहले q प्रिंट हो, फिर p प्रिंट हो, फिर a प्रिंट हो, फिर x प्रिंट हो। यही करना चाहता हूं। इसको कैसे करेंगे, कोई मुझे बताएगा? क्या डेटा स्ट्रक्चर इसके लिए यूज होना चाहिए अगर हम रिकर्जन नहीं कर रहे हैं? तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होना चाहिए इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाने के लिए? सर स्टैक। वो क्यों? कि अगर हम रिकर्जन नहीं कर रहे हैं, सपोज करें कि हमने किया ये कि एक वाइल की लूप लगाई, वाइल हमने किया ये कि नोड इज इक्वल टू हेड से शुरू किया,
क्योंकि आपको पता है कि हम हेड मूव नहीं करते हैं क्योंकि उससे आपकी लिंक लिस्ट सारी डिस्ट्रॉय हो सकती है। एंड वाइल न्यू नोड कह लें या टेम्प नोड कह लें या जो भी कह लें, वाइल इट्स नॉट इक्वल टू नल। सो हमें एक एक वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले x मिलेगी, हम इसको स्टैक में डाल दें, x चलेगी स्टैक में। उसके बाद a आया, a डाल दिया हमने स्टैक में। उसके बाद p आया, p को हमने स्टैक में डाल दिया। उसके बाद q आया, q को हमने स्टैक में डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट नल हो गया तो वाइल की लूप हमारी ब्रेक हो गई। उसके बाद हमने सिर्फ स्टैक से पॉप करके डिस्प्ले करते जाने। सो सबसे पहले पॉप होगा q, वो डिस्प्ले हो गया, फिर p होगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा, फिर a हो गया, वो डिस्प्ले हो जाएगा, फिर x हो गया, वो डिस्प्ले हो जाएगा। क्योंकि स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो सबसे एंड में q गया है तो सबसे पहले q निकला, तो हमने रिवर्स ऑर्डर में स्टैक को यूज करते हुए इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये है अगर हम रिकर्जन यूज ना करें। ठीक है, इट्स अ गुड एक्सरसाइज अगर आप लोग घर में ही इम्प्लीमेंट करना शुरू की कोशिश करें कि प्रिंटिंग लिंक लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर विदाउट यूजिंग रिकर्जन, स्टैक्स को यूज करते हुए। ठीक, अच्छा, यहाँ तो आप स्टैक्स को यूज कर लें, लेकिन आपको पता है ना कि जब आप रिकर्जन करते हैं तो वो भी स्टैक ही यूज कर रही होती है। जब भी कोई नया फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, कोई फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करता है, तो क्या होता है, स्टैक पर एक एंट्री बनती है, राइट? सो जो चीज स्टैक से हो सकती है, इसका मतलब है वो रिकर्जन से भी हो सकती है। रिकर्जन से हम कैसे करेंगे कि डिस्प्ले वैल्यू ऑफ लिस्ट नोड्स इन रिवर्स ऑर्डर, रिकर्जन से कैसे करेंगे इसको? हिना आप बताएंगी? तैमूर आप बताएं। जी बोले। मैं बताऊं सर, इसमें जो पुश और पॉप हो रहे हैं सर, हम ये कर सकते हैं कि जो हम पुश और पॉप है वो रिकर्जन से हम यूज कर लें। कैसे? तो जैसे हम पुश ओके, देखें, इसमें सिर्फ ये मसला है कि जब आप रिकर्जन कॉल करते हैं ना, सो अगेन लिंक लिस्ट अगर मेरी ये है, वही एग्जांपल करते हैं कि पहली नोट क्या थी, एक्स ए पी क्यू। से इधर एक्स पड़ा हुआ है, फिर ए पड़ा हुआ है, फिर पी है, एंड देन वी हैव क्यू, एंड देन वी हैव नल, और हेड इसको पॉइंट कर। ठीक हो गया? अब देखें, होता ये है कि अगेन इसमें हम जब शो रिवर्स को कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तो हम इसको क्या करेंगे, हम हेड का पॉइंटर पास करेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर नोट पॉइंटर में रिसीव होगा। बेस केस इसका जी सर, जब हम ये रिवर्स में करवा रहे होंगे प्रिंट, तो उस टाइम पर तो हेड नल को नहीं पॉइंट कर रहा होगा। जब मैं पहली दफा कॉल कर रहा हूँ ना, सो हेड तो इसको पॉइंट कर रहा है ना, फर्स्ट नोट को, या नहीं? यस सर, रिवर्स करते हुए, रिवर्स प्रिंट करवाते हुए। प्रिंट करवाने को छोड़ें, सबसे पहली दफा जब आपने फंक्शन कॉल किया तो हम उसको किसका पॉइंटर देंगे? हेड का देंगे ना, स्टार्टिंग ऑफ योर लिंक लिस्ट। यस सर, हेड का देंगे, हेड का देंगे, और वो रिसीव किधर होगा? वो रिसीव होगा इधर एज अ नोड पॉइंटर, यानी कि नोड इसको पॉइंट कर रही है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि हम x को तो सबसे एंड में प्रिंट करवाना चाहते हैं, सबसे पहले तो नहीं करवाना चाहते। सो हम क्या करें, और हमें पता है नोड पॉइंटर नल नहीं है, सो हम x को प्रिंट करवाने की बजाय हम रिकर्सिवली दोबारा फंक्शन को कॉल कर लेते हैं विद नोड पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। सो अब दोबारा फंक्शन कॉल हो गया, नोड पॉइंटर किधर पॉइंट करना शुरू हो गया? इधर। सो रिकर्जन में पहली जो एंट्री थी उसमें नोड पॉइंटर इधर पॉइंट कर रहा था। दूसरी जो एंट्री हमने बनाई दोबारा, यानी कि रिकर्जन हुई, तो नोड पॉइंटर किधर पॉइंट कर रहा है? इधर पॉइंट कर रहा है। अभी भी नोड पॉइंटर नल नहीं है, हमने इसे प्रिंट नहीं करवाना, हम पहले रिकर्सिवली कॉल कर लेते हैं। सो नोड पॉइंटर
शो रिवर्स दोबारा कॉल हुआ नोट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट के साथ, तो नोट पॉइंटर अब इधर पॉइंट करना शुरू हो गया। सो एक और एंट्री बनी स्टैक के ऊपर और वो अब किधर पॉइंट कर रही है, वो इधर पॉइंट कर रही है। अभी भी नोट पॉइंटर नल नहीं है, तो हम दोबारा नोट पॉइंटर को कॉल करते हैं विद नेक्स्ट, सॉरी नोट पॉइंटर कह रहा हूँ, शो रिवर्स को कॉल करते हैं विद नोट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। तो जो लास्ट एंट्री बनी उसमें क्या है कि नोट पॉइंटर अब एक्चुअली उस वाले फंक्शन इन्वोकेशन के अंदर किसको पॉइंट कर रहा है, क्यू को, उस नोड को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर क्यू पड़ा हुआ है। उसके बाद दोबारा भी नोड पॉइंटर नल नहीं है, तो अगेन शो रिवर्स हमने दोबारा रिकर्सिवली कॉल किया और अब नोड पॉइंटर डॉट नेक्स्ट के साथ दोबारा। और लास्ट जो एंट्री बनी उसमें क्या हो रहा है कि अब नोड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो नोड पॉइंटर अब नल है, सो इसलिए इफ की स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी और रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होगा तो ये वाली एंट्री जो होगी स्टैक की पॉप हो जाएगी, ठीक है, रिटर्न हो गया ना। सो कौन सी वाली एंट्री आई, ये वाली एंट्री आई। रिकर्जन कहां पर रिटर्न हुई, यहां पर। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी चलेगी, नोड पॉइंटर वैल्यू। ये एंट्री किससे रिलेटेड है, क्यू से रिलेटेड, तो प्रिंट क्या हुआ, क्यू हो गया। उसके बाद ये एंट्री भी पॉप हो गई। कंट्रोल कहां पर गया, उस रिकर्सिव इन्वोकेशन में गया जहां पर नोड पॉइंटर जो है वो पी को पॉइंट कर रहा है। सो जब रिटर्न हुई तो आपने जो प्रिंट किया तो क्या प्रिंट हुआ, पी। उसके बाद ये वाली एंट्री भी, फंक्शन रिटर्न हो गया, ये वाली एंट्री भी पॉप हो गई सिस्टम स्टैक से या रन टाइम स्टैक से। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन था वो किधर, उधर जो इन्वोकेशन थी फंक्शन की, उधर नोड पॉइंटर किधर पॉइंट कर रहा था, ए को। सो आपने प्रिंट किया ए। उसके बाद ये वाला फंक्शन भी रिटर्न हो गया। जो नेक्स्ट एंट्री है वहां पर कहां पर पॉइंट कर रहा था, नोड पॉइंटर एक्स को। सो आपने एक्स को प्रिंट किया और ये भी रिटर्न हो गया, तो ये वाली एंट्री भी पॉप हो गई। सो यू गॉट द पॉइंट कि क्यू पी ए एक्स हमने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर लिया। क्यों, क्योंकि हम रिकर्जन पहले कर रहे हैं और प्रिंटिंग बाद में कर रहे हैं। सो सबसे पहले प्रिंटिंग उसकी होगी क्योंकि रिकर्जन जिस ऑर्डर में होता है, पहले एक्स फिर ए फिर पी फिर क्यू वाली नोट गई और फिर नल वाली हुई, तो रिकर्जन जब रिटर्न होगी तो पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, क्यू फिर पी फिर ए फिर एक्स। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? आमना आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, सो इट इज क्लियर। सो लास्ट स्लाइड कि कब रिकर्जन यूज करनी चाहिए, कब आइट्रेशन या आइट्रेटिव प्रोग्रामिंग यूज करनी चाहिए। एक्चुअली देयर इज ऑलवेज दिस ट्रेड ऑफ बिटवीन क्लैरिटी एंड एफिशिएंसी। अगर आप रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन करें तो ज्यादातर वो ज्यादा क्लैरिटी होती है, ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होता है, लेकिन आइट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशंस आर मोर एफिशिएंट। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब भी आप रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जैसे ये वाली है, इसके अंदर बार बार सिस्टम स्टैक पर एलिमेंट्स को पुश करना पड़ेगा ना। सो बार बार स्टैक पर एंट्री बनेगी, सारे जो आपने वेरिएबल्स या पैरामीटर्स को पास किया है उनकी मेमोरी एलोकेट होगी, लोकल वेरिएबल्स की मेमोरी एलोकेट होगी, रजिस्टर्स की वैल्यूज स्टोर होंगी। सो इट्स मोर एक्सपेंसिव फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, whereas iterative approach is more efficient। एक फॉर की लूप लगा ली या दो फॉर की लूप्स लगा ली, तो उसके लिए आपको कोई स्टैक में नहीं एंट्री नहीं बनाने की जरूरत, कोई नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। सो iterative implementations are usually more efficient, but it's more easy to understand recursive। so clarity की वजह से recursive implementation are preferred, efficiency की वजह से iterative। so there is always this trade-off between the two। any questions? So that's the end of your chapter on recursion। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है, एक्चुअली आई हैव अ चॉइस एंड आई वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियन एट द एंड। ऑफ कोर्स आई हैव टू डिसाइड, लेकिन ये कि आई वुड जस्ट लाइक टू हैव योर ओपिनियन। इफ यू वांट तो हम डिटेल्स में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको स्टैक्स की एप्लीकेशंस करवा सकता हूँ, प्रीफिक्स, इनफिक्स, कन्वर्जन कैसे होती है प्रीफिक्स से इनफिक्स के दरमियान एंड सो ऑन। एंड आई कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम ट्रीज। सो आप मुझे बताएंगे आप में से किन किन ने जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उन लोगों ने ये पढ़ा था इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं,
किस तरह इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं एंड सो ऑन। आप अपने हैंड्स को रेज कर सकते हैं। और किसी ने क्यों नहीं रेज किए? इट्स हाईली अनलाइकली कि आप लोगों को ये ना पढ़ाया गया हो। सर पढ़ाया गया है, वो मुझे रेस का ऑप्शन नहीं मिल रहा। सर मुझे भी रेस करने मिला, वो हमने भी पढ़ा था ये। ठीक है, सो मेरा फिर ये ख्याल है कि रादर देन हम उसमें टाइम ज़ाया तो नहीं, आई वुड से कि उसमें टाइम स्पेंड करें, सो मैं आपको ट्रीज स्टार्ट करता हूँ और यस अगर सर। हमारे पास टाइम हुआ तो वी विल कम बैक टू द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। लेकिन मैंने रिकर्जन आपको पढ़ा ही दी है, सो रिकर्जन इज वन मेजर एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स, सो आई विल कम बैक अगर हमारे पास टाइम हुआ, सो अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद ट्रीज। Okay, so let me share the slides. आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? यस सर। यस सर। सर। Okay. So आज के लेक्चर में we will just try to understand the tree terminology के tree की, ताकि हम जो बाकी इसके जब हम algorithms पढ़ें या फॉर एग्जांपल बाइनरी सर्च ट्री के बारे में पढ़ें या AVL ट्रीज के बारे में पढ़ें, सो टर्मिनोलॉजी कंसिस्टेंट हो, आपको समझ आ सके जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो ट्रीज क्या होते हैं? इसमें नोड्स इन्वॉल्व होती हैं, रूट होते हैं, आपकी चाइल्ड्स होते हैं, पेरेंट होता है। ठीक है, इसकी रीडिंग होती है लेफ्ट टू राइट। ठीक हो गया। सो हम टिपिकली ज़्यादातर जो ट्रीज पढ़ेंगे यहाँ पर वो रूटेड ट्रीज होंगे, यानी कि जिनका कोई एक वेल डिफाइंड रूट होगा। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई ऐसा ट्री है जिसका कोई रूट आइडेंटिफाई नहीं है या रूटेड ट्री नहीं है, तो उसको बहुत इजीली हम रूटेड ट्री में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जब मैं आपको ग्राफ्स पढ़ाऊंगा तो मैं उस वक्त आपको बताऊंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ हम जो ट्रीज पढ़ेंगे तो वी ऑलवेज अज्यूम कि देयर इज अ वेल डिफाइंड रूट। ठीक है, सो इस केस के अंदर रूट इज ए एंड एवरी नोड can have variable number of children. So for example दो हो सकते हैं, for example a के दो children हैं b and h, या in other words आप ये इसको इस तरह कर लें कि a के पास दो नोड्स के रेफरेंसेस हैं, b के लिए और h के लिए। i के पास तीन नोड्स के रेफरेंसेस हैं, j, k and l. So जिन नोड्स के रेफरेंसेस होते हैं किसी नोड के पास, a के पास जिन नोड्स के रेफरेंसेस हैं, तो उसको हम ए के सक्सेसर्स भी कह सकते हैं, उसको हम ए के चिल्ड्रन भी कह सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ट्री में कि हर नोड का एक ही पेरेंट है। आई का एक ही पेरेंट है जो कि एच है, एच का एक ही पेरेंट है जो ए है, पी का एक ही पेरेंट है जो ए है, और ऑफ कोर्स रूट का कोई पेरेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। ठीक है, किसी भी नोड की डिग्री क्या होती है? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होते हैं। सो एच की डिग्री क्या है? 1 है क्योंकि इसका एक ही चाइल्ड है। आई की डिग्री क्या है? 3 है क्योंकि इसके 3 चिल्ड्रंस हैं, जे, के एंड एल। अच्छा, और किसी भी नोड का एक ही पेरेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जे का पेरेंट आई है, के का पेरेंट आई है, एल का पेरेंट आई है, आई का पेरेंट एच है। सो ये नहीं हो सकता है एक नोड का एक से ज्यादा पेरेंट हो। ठीक है, क्लियर है? आई की डिग्री क्या है? 3 है, एच की डिग्री क्या है? 1 है, एल की डिग्री क्या है? 0 क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है, के की डिग्री क्या है? 0, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, जे की डिग्री क्या है? 0 क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है। लेकिन जो सारी नोड्स एक पेरेंट को शेयर करती हैं उनको हम सिबलिंग्स भी कहते हैं, जे, के और एल, क्योंकि इनके पेरेंट एक ही है, आई, सो दीज आर सिबलिंग्स। क्लियर? लीफ नोड्स कौन सी होती हैं? जिनकी डिग्री 0, जिनके कोई चिल्ड्रन ना हो, जैसे डी इज लीफ, एफ इज लीफ, जी इज लीफ, जे इज लीफ, के इज लीफ, एल लीफ है, एम लीफ है, क्योंकि इनके जो डिग्री है वो 0 है, इनके कोई चाइल्ड नोड्स नहीं है। ठीक है, और जो लीफ नोड्स नहीं होते हैं उनको हम इंटरनल नोड्स कहते हैं। तो ये सारी जो वाइट नोड्स हैं, दीज आर इंटरनल नोड्स। क्यों? क्योंकि इनमें से हर नोड की डिग्री जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इन सबके चिल्ड्रन है। ठीक, सो दिस इज एन एग्जांपल जिसके अंदर जितनी भी रेड नोड्स हैं दे आर लीफ नोड्स, और इन सब की डिग्री 0 है, और जो वाइट नोड्स हैं दे आर नॉन लीफ नोड्स। और ये जो ट्री है ये कार्निवोरस जो आपके मैमल्स होते हैं, बेसिकली एवोल्यूशन के हिसाब से
जो एवोल्यूशन फॉर एग्जांपल हुई कि किस स्पीशीज से कौन सी स्पीशीज इनहेरिट हुई या डिराइव हुई, ये उसका ट्री था. सो मैंने एनोटेशन इसकी रिमूव कर दी हुई है, बट इट्स एक्चुअली अ ट्री जो एवोल्यूशन को डिपिक्ट करता है कि फॉर एग्जांपल कौन सी स्पीशीज का किसी ज़माने में थी और उससे कौन सी स्पीशीज जो हैं वो इवॉल्व हुई और उस स्पीशीज से कौन सी स्पीशीज इवॉल्व हुई एंड सो ऑन. विदाउट गोइंग इनटू रिलीजियस डिटेल, मैंने किसी साइंस की बुक से ये वाला ट्री उस तरह कॉपी किया था. ठीक है. सिमिलरली इंटरनल नोड्स आर द नोड्स जो कि ब्लू नोड्स हैं, और ये वो नोड्स हैं जिनकी डिग्री 0 नहीं है. क्लियर हो गया. पाथ क्या होता है? इट्स अ सीक्वेंस ऑफ नोड. सो पाथ बिटवीन बी एंड जी. सो इट्स अ सीक्वेंस ऑफ नोड बाय विच यू कैन रीच G from B. So B से हम E पर जाएं और E से G पर जाएं तो this is a path. अच्छा, एक चीज ज़हन में रखिएगा कि ट्री में there is always a unique path. कि अगर हमने रूट से किसी भी नोड तक जाना हो, so there is always one unique path. कि A to B, B to E, E to G. कोई और पाथ नहीं हो सकता जिससे हम G तक जा सकें. और उसकी रीजन क्या है कि हर नोड का सिर्फ एक ही पेरेंट है, एक से ज्यादा पेरेंट किसी भी नोड का नहीं हो सकता. तो ट्री में साइकिल्स नहीं होते हैं, और साइकिल्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से हमेशा जो पाथ होगा वो यूनिक होगा. अगर मैं C और E को कनेक्ट कर दूं, इसका मतलब हुआ कि E के 2 पेरेंट्स हो गए ना, एक B हो गया और एक C हो गया, और नाउ दे आर मल्टीपल पाथ्स, A B C E या A B E, तो 2 पाथ्स हो गए. सो दिस इज देन नॉट अ ट्री. ये ग्राफ तो हो सकता है, ये ट्री नहीं हो सकता, क्योंकि ट्री में हमेशा यूनिक पाथ होता है फ्रॉम रूट टू एनी नोड इन द ट्री. क्लियर है ये पॉइंट? और पाथ क्या होता है कि फ्रॉम रूट या किसी भी नोड से हमने किसी और नोड तक जाना हो, तो जितनी भी नोड्स पाथ में आती हैं, जितनी भी नोड्स इंटरमीडिएट आती हैं, दे आर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पाथ. पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स. कि ए नोड से हमने ए एन तक जाना है, तो कौन सी नोड्स हैं, जो वो सारी सीक्वेंस ऑफ नोड्स जो इस पाथ में आती हैं, वो हैं A1 एंड सो ऑन. क्लियर? एनी क्वेश्चन? पाथ की लेंथ क्या होती है? नंबर ऑफ नोड्स -1. जैसे इस पाथ में कितनी नोड्स हैं? 3 नोड्स हैं. सो 3 - 1 2. सो इसकी लेंथ क्या होगी पाथ की? 2. क्यों? क्योंकि इसमें 2 एजेस आ रहे हैं, एक ये वाला एज और एक ये वाला एज. सो सिमिलरली इस ट्री के अंदर हमने 2 पाथ्स को डिपिक्ट किया हुआ है, एक येलो नोड्स का और एक रेड नोड्स का. येलो नोड्स का जो पाथ है, इसमें कितनी नोड्स आ रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नोड्स हैं, और इसकी लेंथ क्या होगी? इसलिए 10 होगी. नंबर ऑफ नोड्स -1. और जो रेड पाथ है, इसमें कितनी नोड्स हैं? 5 नोड्स हैं. सो इसकी लेंथ क्या होगी? 4. क्यों? नंबर ऑफ नोड्स -1. ठीक. और हमेशा यूनिक पाथ होता है. इसी तरह हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, डेप्थ या लेवल. सो डेप्थ क्या होती है? डेप्थ होती है या लेवल ये होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट, किसी भी नोड का जो पाथ है उसकी लेंथ क्या है. सो फॉर एग्जांपल E तक पहुंचने का रूट से जो पाथ है उसकी लेंथ क्या है? 2 है. सो इसका लेवल क्या है? 2 है. I का लेवल क्या है? 2 है. M का लेवल क्या है? 2 है. C का लेवल क्या है? 2 है. So for each node in a tree there exists a unique path from the root. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है. क्यों? क्योंकि हमेशा हर नोड का एक ही पेरेंट है. So length of this path जो रूट से उस नोड तक होती है, वो उस नोड की डेप्थ डिटरमिन कर रही होती है, उसका लेवल डिटरमिन कर रही होती है. So ये सारी नोड्स जो इस पर हैं, इनकी डेप्थ क्या है? 2 है, या इनका लेवल 2 है, क्योंकि रूट से जो भी पाथ बन रहा है इन नोड्स तक, उसकी लेंथ क्या बन रही है? 2 बन रही है. सिमिलरली ये जो नोड्स हैं, इनका लेवल या डेप्थ क्या है? 3. उसकी रीजन ये है कि रूट से जो भी पाथ बनता है, F को, G को, या जो भी नोड्स हैं इस जगह पर, उनकी जो लेंथ बनेगी वो क्या बनेगी? 3 बनेगी. तो इनका लेवल या इनकी डेप्थ इज 3. रूट का अपना लेवल या डेप्थ क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि रूट से रूट तक का जो पाथ है उसकी लेंथ क्या होती है? 0 होती है. जी सर, अगर हम ये कहें कि लेवल, पाथ और डेप्थ तीनों चीजें एक ही होती हैं, तो ये गलत होगा या सही होगा? डेप्थ और लेवल सेम होता है. कभी हम लेवल यूज करेंगे, कभी टर्मिनोलॉजी डेप्थ यूज करेंगे. डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है. Whereas path is a little bit different, क्योंकि path तो H और J के दरमियान भी हो सकता है ना.
H और J के दरमियान जो पाथ है उसकी लेंथ क्या है 2 है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि J का लेवल 2 है, J का लेवल तो 3 है। क्यों? क्योंकि लेवल हमेशा कैलकुलेट होता है विद रिस्पेक्ट टू द रूट। सो हमें अगर J का लेवल कैलकुलेट करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि रूट से J तक जो पाथ है उसकी लेंथ क्या है। पाथ एक जनरल टर्म है, किसी भी दो नोड्स के दरमियान पाथ हो सकता है H से J तक, जबकि जो लेवल है दैट इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम रूट टू दैट पर्टिकुलर नोड। क्लियर है? यस सर क्लियर। सो रूट का लेवल क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद ये लेवल 1 की नोड्स हैं, 2 की नोड्स हैं, 3 की नोड्स हैं, ये 4 की नोड्स हैं। क्यों? कि ये चारों नोड्स जो हैं इनका जो पाथ है फ्रॉम रूट टू दीज पर्टिकुलर नोड्स उसकी जो लेंथ होगी वो 4 होगी। देन 5 6 7 ये 9 डेप्थ के ऊपर हैं, ये 14 के ऊपर हैं, ये 17 के ऊपर हैं। और उसकी रीजन क्या है कि ये जो चारों नोड्स हैं 17th लेवल के ऊपर, जब रूट से आप पाथ कैलकुलेट करते हैं नोड्स का तो उसकी जो लेंथ होती है वो 17 है। सो दैट्स व्हाई देयर लेवल या डेप्थ इज 17। ठीक। सो सिमिलरली डेप्थ से हमें एक और चीज भी पता चलती है, हाइट ऑफ अ ट्री। सो हाइट ऑफ अ ट्री क्या होती है? इट्स अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी नोड। सो इसमें मैक्सिमम डेप्थ क्या है? इस ट्री में 17 है। कोई ऐसी नोड नहीं है जिसकी डेप्थ इससे ज्यादा हो। सो इस ट्री की हाइट क्या होगी? 17 होगी। सिमिलरली ये जो ट्री है इसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या है? ये 0 है इसकी डेप्थ। ये जो नोड्स हैं इनकी डेप्थ 1 है, क्योंकि जो पाथ है उसकी लेंथ 1 है। इन नोड्स की डेप्थ 2 है, इन नोड्स की डेप्थ 3 है। तो मैक्सिमम डेप्थ किसी भी नोड की क्या 3, तो इस ट्री की हाइट क्या होगी? 3 होगी। ठीक है। सो हाइट ऑफ अ ट्री इज डिफाइंड एज अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी नोड विद इन द ट्री। अगर कोई ऐसा ट्री है जिसमें सिर्फ रूट है तो उसकी डेप्थ क्या होगी? ऑफ कोर्स 0 होगी। क्यों? क्योंकि रूट का लेवल क्या होता है? 0 होता है। रूट का अपने से पाथ जो बनता है उसकी लेंथ क्या होती है? 0 होती है। अगर कोई ऐसा ट्री है जिसमें रूट भी नहीं है, नल ट्री है, सो उसकी ऑफ कोर्स हाइट क्या होगी? हम एज्यूम करते हैं उसकी हाइट को हमेशा कहते हैं -1, क्योंकि वो नल ट्री है, उसकी हाइट एग्जिस्ट नहीं करती है, -1। ठीक है। तो ये जो ट्री था इसकी हाइट 17 है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दीज आर द नोड्स जिनकी डेप्थ इज 17। जो रूट से पाथ बनता है इन नोड्स को, और एक यूनिक पाथ ही बनेगा क्योंकि हर नोड का एक ही पेरेंट है। सो जो भी यूनिक पाथ बन रहा है उसकी लेंथ क्या है? 17 है। एनी क्वेश्चंस? सिमिलरली जैसे हमने पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप को डिफाइन किया था, हम एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स के रिलेशनशिप को भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर देयर एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम नोड ए टू बी, इसका मतलब है कि ए जो है वो बी का एंसेस्टर है और बी ए का डिसेंडेंट है। मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ पाथ बिटवीन बी एंड जी। इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो जी का एंसेस्टर है और बी जो है जी जो है वो बी का डिसेंडेंट है। ठीक है। सो चिल्ड्रन क्या होते हैं? डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल ए के चिल्ड्रन बी और एच हैं, लेकिन बी और एच ए के डिसेंडेंट्स भी हैं। ठीक है। सी और ई भी ए के डिसेंडेंट्स हैं, डी एफ जी भी ए के डिसेंडेंट्स हैं, आई भी ए का डिसेंडेंट्स है। सिमिलरली जी के इंसेस्टर्स के अंदर ई भी आता है, बी भी आता है, ए भी आता है, लेकिन एफ नहीं आता। जे के एंसेस्टर्स के अंदर आई आता है, एच आता है, ए आता है, लेकिन एम नहीं आता। क्लियर? सो डिसेंडेंट्स ऑफ नोड बी कौन कौन से होंगे? वो सारे नोड्स जो उस सब ट्री में आ रहे हैं जिसका रूट क्या है? बी। डिसेंडेंट्स ऑफ एच क्या होंगे? वो सारे नोड्स जो उस सब ट्री के अंदर आ रहे हैं जिसका रूट क्या है? एच है। इसी तरह एंसेस्टर्स क्या होते हैं? वो सारे नोड्स जो कि पाथ पर आ रहे हैं फ्रॉम रूट टू दैट पर्टिकुलर नोड। सो आई भी इसका एंसेस्टर है, एच भी इसका एंसेस्टर है और ए भी इसका एंसेस्टर है। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चंस? सो यहां से हमें एक चीज पता चली, या फॉर एग्जांपल ये जो ट्री है, सब ट्री है जिसका रूट ये है, ये सारी नोड्स जो कि ब्लू हैं वो इसके डिसेंडेंट्स हैं, और वो सारे नोड्स जो कि इस पाथ पर आते हैं टुवर्ड्स द रूट जो रेड में, ये सारे के सारे इसके एंसेस्टर्स हैं। तो यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट पता चला जिसको हम कहते हैं सब ट्री। सब ट्री क्या होता है? सब ट्री होता है कि एक ट्री उसका एक अपना रूट होता है। फॉर एग्जांपल ये एक सब ट्री है जिसका रूट क्या है? ई है। ये एक सब ट्री है जिसका रूट क्या है? बी है। ये एक सब ट्री है जिसका रूट क्या है? एच है।
और ये एक ट्री है जिसका रूट ए है, और अगर इसका भी कोई पेरेंट होता है तो दिस इज ऑल्सो अ सब ट्री। ठीक है, सो सब ट्री से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम ट्रीज को रिकर्सिवली डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ नोड, ये विद इन इटसेल्फ अ सब ट्री है जिसकी रूट क्या है? ये वाली नोड है, लेट्स से ये डी है। ठीक है, इसको यूज करते हुए वी कैन हैव अनदर ट्री सी, ये एक सब ट्री है जिसकी रूट क्या है? सी है। ये एक सब ट्री है जिसकी रूट क्या है? बी है। ये एक सब ट्री है जिसकी रूट क्या है? ई है। और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया तो एक और सब ट्री बना जिसकी रूट बी है। इसी तरह ये एक सब ट्री है जिसकी रूट क्या है? ए है, एंड सो ऑन। सो आप ट्रीज को रिकर्सिवली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो कोई भी नोड जिसकी डिग्री n है, बहुत सारे सब ट्रीज होते हैं। सो कोई भी नोड जिसकी डिग्री n है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके n सब ट्रीज हैं। n कुछ भी हो सकता है। तो ये नोड a है, अगर इसकी डिग्री 4 है, इसके 4, सो ये भी एक सब ट्री है, 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 ये भी एक सब ट्री है। हो सकता है सब ट्री में सिर्फ एक ही नोड हो जो उसकी रूट हो सकता है इसके अंदर बहुत सी नोड्स हो। ठीक है, तो हर नोड जिसकी कोई डिग्री है वो क्या डिफाइन कर रहा होता है? उतने ही सब ट्रीज डिफाइन कर रहा होता है। क्लियर है ये पॉइंट? सर अगर एक सिंगल होगा, जैसे आपने ये बताया ए के अंदर फर्स्ट वाला आपने बताया कि वो एक इटसेल्फ एक चाइल्ड है, उसके अलावा उसके वो किसी को मतलब आगे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी अगर एक सिंगल नोड है तो वो खुद भी सब ट्री कहलाएगी। देखें ये सिंगल नोड है, दिस इज अ ट्री, इसकी हाइट क्या है? 0 है, इसकी रूट क्या है? ए है ना ये? यस सर। इसके ऊपर अगर कोई और ट्री होता है बी, तो ये एक अगेन सब ट्री है, इसकी हाइट क्या है? 1 है, क्योंकि मैक्सिमम किसी भी नोड की डेप्थ क्या है? 1 है, और इसका रूट क्या है? बी है। अगर इसके ऊपर भी कोई चीज होती तो दिस कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ओके। किसी भी नोड के जितने चिल्ड्रन होते हैं उतने सब ट्रीज होते हैं उसके। इसके 2 चिल्ड्रन है तो 2 सब ट्रीज बन रहे हैं, एक की रूट सी है, एक की रूट ई है। इसके 2 चिल्ड्रन है, 2 सब ट्रीज बन रहे हैं, एक की रूट बी है, एक की रूट एच है। इसके इसकी डिग्री 3 है आई की, तो 3 सब ट्रीज बन रहे हैं, एक जे है, एक के है, एक एल है। ऑल्दो वो तीनों सब ट्रीज, इस सब ट्री की हाइट क्या है? जे वाले की 0, के वाले सब ट्री की हाइट भी 0 है, और एल वाले की भी 0 है, लेकिन ये 3 सब ट्रीज बन रहे हैं और इनका ऑफ कोर्स रूट, इनका पेरेंट आई है। सो ये जो सब ट्री है इसकी हाइट ऑफ कोर्स 1 है और इसकी रूट क्या है? आई है। ये जो सब ट्री है इसकी हाइट क्या है? ये 2 है, इसकी रूट क्या है? एच है। ये जो ट्री है इसकी हाइट ऑफ कोर्स 3 है और इसकी रूट क्या है? ए है, एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ ये कुछ एक्सरसाइज है, लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। मुझे बताएं नंबर ऑफ नोड्स कितनी है इस ट्री के अंदर? सर 8। 1 2 3 4 5 6 7 9 रूट को काउंट करेंगे? जी, रूट को भी काउंट करेंगे। 9 जी 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो नंबर ऑफ नोड्स आर 9। हाइट कितनी है इस ट्री की? हाइट क्या होती है? सर 4 है मैक्सिमम, हम काउंट करते हैं। किसी भी हाइट क्या होती है कि मैक्सिमम जो चाइल्ड नोड जिसकी डेप्थ मैक्सिमम है, और डेप्थ क्या होती है कि रूट से उस नोड का जो पाथ होता है उसकी जो लेंथ है। सो इसमें मोस्ट प्रोबेबली एच एंड आई ये वो नोड्स हैं जिनकी डेप्थ सबसे ज्यादा होगी। सो इसका जो पाथ है वो क्या बनता है? इसकी लेंथ क्या है? 4 है। नंबर ऑफ नोड्स कितनी है? 1 2 3 4 5 5 -1, और इसकी भी क्या बन रही है? 4। सो हाइट क्या है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं सफा, 4। रूट नोड क्या है? ए। ए। लीव्स कौन कौन से? लीव्स क्या होते हैं? जिनकी डिग्री 0 होती है। यस सर। डी सर सी डी एच आई एंड एफ। बिल्कुल, सी डी एफ एच एंड आई। सो सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, एच हो गया एंड आई हो गया। एंसेस्टर्स ऑफ एच कौन से?
सर GEBA। सो एंसेस्टर्स वो सारे नोड्स होते हैं जो उस पाथ पर आते हैं फ्रॉम रूट टू दैट पर्टिकुलर नोड। सो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, G है, E है, B है एंड देन A है। डिसेंडेंट्स ऑफ B के हैं, B के डिसेंडेंट्स कौन से होंगे? तो सर DEFGHI। सो इन अदर वर्ड्स वो सारे नोड्स जो कि उस सब ट्री में हैं जिसकी रूट क्या है? B है। B। तो ये जितने भी नोड्स हैं ये सारे के सारे ये डिसेंडेंट्स ऑफ B में आएंगे, B के अलावा, क्योंकि B, ठीक है। सो D E F G H एंड I ये सारे के सारे डिसेंडेंट्स ऑफ B हैं। E के सिबलिंग्स कौन से हैं? सिबलिंग्स कौन से होते हैं? D and F सर। D एंड F जो कि सेम पेरेंट को शेयर करते हैं। Yes। लेफ्ट सब ट्री कौन सा है A का? A का लेफ्ट सब ट्री ये सर B वाला है। B वाला, ये पूरा लेफ्ट सब ट्री है। और राइट सब ट्री क्या है? ये वाला। लेफ्ट C। सब ट्री की हाइट क्या है? 3 और राइट सर सब ट्री 3। की हाइट क्या है? 0। 0। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चंस? टाइम कितना रह गया? ऑलमोस्ट खत्म हो गया। So let's move forward. देख रहा हूँ, हाँ ठीक, बाइनरी ट्री से पहले ये कर देते हैं। तो कुछ बीज की एक ट्रीज की ना एक छोटी सी एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू स्टडी अ लॉट ऑफ देम। सो हमने एक दफा पहले भी जब स्टैक्स को डिस्कस कर रहे थे, एक्टिवेशन रिकॉर्ड वगैरह का, तो हमने HTML की डिस्कशन की थी और मैंने आपको बताया भी था, और आप में से अक्सर को पता ही है कि HTML में क्या होता है। इट्स अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो इसमें टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल HTML इज ओपनिंग, और जब एंड होगा तो हमें पता चलेगा HTML की डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गई है। हेड होता है जो कि आपको टाइटल वगैरह जिसमें होता है, हेड कंप्लीट हो गया। बॉडी है, उसमें फिर आप बहुत सी चीज़ें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हेडिंग लेवल 1 हेडिंग डाली है, उसके अंदर हमने कोई चीज़ अंडरलाइन कर दी है। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर भी हमने कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, बॉडी का सेक्शन कंप्लीट हो रहा है। सो हम ऐसी HTML डॉक्यूमेंट को हम एज अ ट्री भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे होगा कि हमें पता है कि जो ओपनिंग ब्रैकेट्स आती हैं, टैग आता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग भी है। ये बॉडी का अगर ओपनिंग है तो उसका क्लोजिंग भी है, अंडरलाइन का ओपनिंग है तो उसका क्लोजिंग भी है, पैराग्राफ का ओपनिंग है तो उसका क्लोजिंग भी है, हेडिंग का ओपनिंग है तो उसका क्लोजिंग भी है, टाइटल का ओपनिंग है तो उसका क्लोजिंग भी है। सो वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ ट्री। कैसे? HTML के अंदर कौन कौन से टैग्स आ रहे हैं? एक हेड का टैग आ रहा है, और कौन सा टैग आ रहा है? एक बॉडी का टैग आ रहा है। डायरेक्टली यही दो टैग आ रहे हैं। हेड के टैग के अंदर कौन सा टैग आ रहा है? टाइटल का आ रहा है। और टाइटल के अंदर क्या चीज आ रही है? सिर्फ हेलो वर्ल्ड आ रहा है। हेड के अंदर और कुछ नहीं आ रहा। बॉडी के अंदर जबकि एक H1 का टैग आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है? दिस इज ये एक नोड है जिसमें ये टेक्स्ट है, और उसके बाद एक अंडरलाइन का टैग आ रहा है, और उसके अंदर क्या है? हेडिंग है, ये वाली टेक्स्ट है। फिर बॉडी के अंदर एक और टैग भी आ रहा है, पी के अंदर क्या है? दिस इज अ पैराग्राफ, ये एक नोट बन रही है। उसके बाद अंडरलाइन का टैग आ रहा है, और अंडरलाइंड कोई ये जो स्टेटमेंट है ये, और उसके बाद दोबारा एक टेक्स्ट आ रही है। सो हमने इस HTML की डॉक्यूमेंट को हमने बेसिकली ट्री में रिप्रेजेंट कर दिया। आप में से कभी किसी ने वेब प्रोग्रामिंग किया तो एक चीज होती है डॉम। आपको पता है डॉम किसे कहते हैं? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। वो HTML की डॉक्यूमेंट को इस तरह ट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता है ऑटोमेटिकली, और फिर आप जब जावा स्क्रिप्ट्स को यूज करते हुए इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो ये वाली है दिस इज अ पैराग्राफ विद, आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह कुछ भी राइट कर सकते हैं, आप किसी हेडर को चेंज कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट आपके जो डायनामिक वेब पेजेस होते हैं वो इसी तरह मैनेज हो रहे होते हैं कि आपकी HTML जो होती है उसकी एक ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम डॉम भी कहते हैं। मैं बहुत हाई लेवल बात कर रहा हूँ, और आप जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए उस ट्री को चेंज करते रहते हैं, उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में चेंज करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर लाइव आ रहा होता है। ठीक है सर, जैसे ये एंगुलर Vue.js वो भी डॉम को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, उसमें वर्चुअल डॉम होता है रेड के अंदर एंड या
यस सर तो फिर ये तो ज़्यादा इजी काम है एज कम्पेयर टू कि आप HTML में जाके चेंजेस करें। जी जी, HTML स्टैटिक होती है। अगर आपने HTML में कोई चेंज करनी है, नई जनरेट करनी है, तो उसका सिर्फ यही तरीका होता है कि आपका जो ब्राउजर है उससे कोई बटन प्रेस करें और वो आपके पीछे सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जाए, सर्वर नया पेज जनरेट करे और आपके पास आए। यस सर। या आजकल खैर एजेक्स भी होता है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आपको डायनामिक चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई चीज ऑन द फ्लाई हो, तो फिर उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, ऑन द फ्लाई डॉम को यूज करते हुए चेंज कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, so I will stop here, and next time we are going to study binary trees. So if you have any questions, you can ask, and I'm going to stop the recording.